गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ सिंह सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरत रोड में आपका स्वागत है। और कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने देखा कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में पादरी और कुलीन वर्गों ने इस प्रकार तृतीय स्टेट के लोगों पे जुल्म ढाए, तो तृतीय स्टेट के लोग भी इस प्रकार जीविका संकट से उभर कर 18वीं सदी में एक नए युग में प्रवेश किया और उन्होंने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी और आगे बढ़े। उसी के साथ साथ हैसियत के अनुसार उनको एक स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसरों के विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक नए समाज की परिकल्पना शुरू हुई, जिसमें देखिए जॉन लॉक, जिया जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने एक नए समाज की कल्पना शुरू की। और जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवी और निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किया और रूसो ने जॉन लॉक के विचारों को आगे बढ़ाया और एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित एक सरकार का प्रस्ताव रखा। उसी प्रकार आगे बढ़े तो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की, जिन्होंने मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि शक्ति एक पक्ष में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उसका विभाजन होना चाहिए। और इस प्रकार दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस शुरू हुई। पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि लुई सोल्वे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता। इस प्रकार भारत में संसद जो है बिना संसद की स्वीकृति के, बिना बजट के खर्चा नहीं कर सकती। तो स्टेट जनरल प्रतिनिधि की बैठक बुलाई गई, उसमें मंजूरी लेनी पड़ती है और स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी और तीनों स्टेट के लोग वहाँ आए, जो कि 1614 की एक अंतिम बैठक थी। इसमें लुई सोल्वे ने 5 मई 1790 को नए करों का प्रस्ताव रखा और वर्साय के आलीशान भवन में प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 लोग थे और तृतीय स्टेट के 600 लोग थे। तो तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या ज़्यादा थी और उसके बावजूद भी किसान और औरतों, कारीगरों का प्रवेश वहाँ वर्जित था। फिर भी उन लोगों ने पीछे खड़े होकर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायत और मांगों की सूची बनाई। और रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया गया कि सभी वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार है, लेकिन लुई सोल्वे ने इस प्रथा का पालन नहीं किया। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने मांग की कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान करवा जाए। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। तो तृतीय स्टेट के लोग विरोध करते हुए सभा के बाहर चले गए और 20 जून को प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और नेशनल असेंबली घोषित कर दी और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अब देखिए आगे कि टेनिस कोर्ट की शपथ जो 20 जून 1789 में ली गई, उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए ने किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ। देखो, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग तो तृतीय स्टेट के लोगों के विरोधी थे, फिर भी मिराबियो जैसे दार्शनिक और विचारक जो कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करना चाहता था। इस हेतु उसने वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। वह एक पत्रिका भी निकाली थी।
तो इस प्रकार मीराबी और आबेसी उन पादरी और कुलीन वर्ग से आए और तृतीय स्टेट के लोगों में शामिल हुए और उनके उनके साथ वो कदम से कदम इन्होंने मिलाया और कुलीन और पादरी वर्ग के विरुद्ध हुए और भाषण भी दिया। अब देखिए आबेसी मूलतः पादरी था। उसने तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से, ध्यान रखना, तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जिसे पैम्पलेट लिखी। और देखिए पैम्पलेट क्या होती है कि एक प्रचार प्रसार करने की पुस्तिका होती है। जैसे काम मान लो अपने भारत में भी अपन कई बार देखते हैं कि नई स्कूलें खुल गई, कई नए मॉल खुले, मार्केट खुले हैं, तो मॉल, स्कूल के लिए कुछ पैम्पलेट्स तैयार करते हैं। इस प्रकार के तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से उसने एक प्रचार पुस्तिका निकाली जिसे पैम्पलेट भी कहते हैं। ये किसने निकाली? आबेसी ने। ये कौन थे? मूलतः पादरी थे, जबकि मीराबियो कौन थे? कुलीन परिवार से थे, ठीक है ना। इस प्रकार वो तृतीय स्टेट के लोगों के साथ मिल गए। अब बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1799 में। आपको पता है ना बास्तिल दुर्ग जो कि लुई 16वें का एक किला था जो कि घृणा का केंद्र बन गया था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयारी में व्यस्त था, तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, ठीक है ना। नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी और उस वक्त पूरे फ्रांस में आंदोलन शुरू हो गए थे, पूरी तरह संभाव्य था, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, बर्बाद हो गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी के मालिक स्थिति का फायदा उठा जमाखोरी में जुटे हुए थे। तो इस प्रकार देखा गया कि नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, लेकिन पूरा फ्रांस आंदोलित होते हुए हो रहा था। तो कड़ाके की ठंड के कारण क्या किसानों की जो फसल थी वो भी मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें भी आसमान छूने लगी और बेकरी के जो मालिक थे वो जमाखोरी में जुटे हुए थे। इधर तो कीमतें बढ़ गई तो पाव रोटी को उन्होंने रोक दिया, या फिर उन्होंने महंगे भाव से महंगी कीमतों के साथ उनको बेचा। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। देखो भूख, इंसान को भूख क्या क्या नहीं करवा देती। कि कई बार अपन देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें, पानी की कतारें देखो, खाने की देखो, इस प्रकार हर जगह लंबी लंबी कतारें हो रही थी। तो बेकरी के दुकानों पर भी पाव रोटी को लेने के लिए वो घंटों इंतजार करते रहते थे। तो इस प्रकार औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया था। और उस दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। एक तरफ तो वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दुकानों पर धावे बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद करना यानी कि समाप्त करना, नेस्तनाबूद यानी समाप्त करना, ठीक है ना। बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो देहाती यानी ग्रामीण, देहाती इलाकों में गांव-गांव में जागीरों द्वारा भाड़े पर लठेतों और लुटेरों के गिरोह बुलाने की अफवाह फैलाने का पर भय आक्रांत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। अब जो देहाती इलाके थे, ग्रामीण इलाके थे, गांव-गांव में जागीरों द्वारा, जो जागीर यानी कि जिनके पास ज़मीनें होती, जो ज़मीनों के मालिक
होते। उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि भाड़े पर लठे यानी कि लाठियाँ मारने वाले और लुटेरे के गिरोह बुलाने की अफवाह फैल गई, जिसके भय से गुस्साए किसान लोगों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर भी आक्रमण कर दिया। अन्न भंडारों को लूट लिया गया और लगान संबंधी दस्तावेज जला दिए गए। तो इस प्रकार टैक्सेस बढ़ने से, लगान बढ़ने से और इस प्रकार लोगों पर जुल्म ढाने पर सारे किसान, सारे मजदूर वर्ग एक हो गए और लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज थे, कागजात थे, वो जला दिए गए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। इस प्रकार ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त फैला कि उनके पांव ही उखड़ गए। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और ये इस प्रकार जागीरदार थे, वो सारे के सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। नेशनल असेंबली को मान्यता। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा लुई 16वें को अंत तक मान्यता देनी ही पड़ी। लेकिन इस प्रकार देहाती इलाकों में आक्रमण होने से हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ गए और जागीरदारों, कुलीनों और सभी लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया और कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भागने लगे, ठीक है ना। और कुछ लोग जो है दूसरे देशों में जाके उन्होंने शरण ली। नेशनल असेंबली को मान्यता देनी ही पड़ी। अंत तक लुई 16वें को मान्यता देनी पड़ी और वो अपनी सत्ता पर संविधान पर अंकुश भी स्वीकार किया। संविधान का अंकुश भी स्वीकार उसने कर लिया करीब, पर उसने ये सारी चीज़ें माननी शुरू कर दी। ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। फिर देखिए 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों व बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के आदेश भी पारित कर दिए। तो देखिए इस प्रकार उसने 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों व बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन नष्ट करने का आदेश भी पारित कर दिए थे। पादरी वर्ग को विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया। ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आपको पता है कि पूरे देश में 1% थे, जबकि किसान कितने प्रतिशत थे? 90% थी। पादरी और कुलीन वर्ग की जनसंख्या भी कम थी और इनको हर प्रकार से विशेषाधिकार प्राप्त था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, जबकि ये सारे इसके विपरीत थे। ये निम्न वर्ग से आते थे, कौन? किसान लोग, और इनको हर प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। आपने सुना वो टाइथ कर यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, ये सभी कर इनको देने पड़ते थे। अब पादरी वर्ग को विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया व उन्हें अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया। अब उनको क्या है कि एक वेतन के रूप में ही रखा गया और वेतन भोगी बना गया, एक राज्य कर्मचारी बना दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। अब जो पादरी वर्ग जो थे वो चर्च में रहते थे और वही उनकी सत्ता थी, और ये चर्च के जो पादरी थे वो एक धार्मिक कर लेते थे किसानों से, मजदूरों से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उनका जो स्वामित्व था, उनका जो मालिकाना हक था,
वो समाप्त कर दिया गया और भूमि, वो जो चर्च की भूमि थी वो जब्त कर ली गई, जिससे कि 20 अरब लिब्रे, लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा थी, है ना, फ्रांस की मुद्रा थी, 20 अरब की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कितने अरब? 20 अरब लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा थी वो संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, जिससे कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। तो अब देखिए, अब भी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतना करने के बावजूद भी राजतंत्र की सरकार ही चल रही थी, लेकिन इसमें क्या हो गया कि काफ़ी कुछ सुधार हो गया था, क्योंकि 33 स्टेट के जो लोग थे ना, 33 स्टेट के जो लोग थे वो, उनमें कुछ मजदूर वर्ग, औरतें, बालक और किसान लोग थे। वो इस प्रकार वो टैक्सेस नहीं चुका पाते थे, लेकिन कुछ उसमें अमीर वर्ग भी थे, व्यापारी थे, कुछ शिक्षित वर्ग था, कुछ वकील थे, तो ये टैक्सेस को पूरी तरह से चुका रहे थे। तो उनमें एक 50-50 के रूप में ये चीज़ें कर दी गई, लेकिन हद से ज़्यादा कंट्रोल में आ गए थे। तो नेशनल असेंबली 1791 में 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लेगा, जिससे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब राजतंत्र से गणतंत्र बनने में समय नहीं लगने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक जो राजतंत्र बना, इसका मुख्य उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सम्राट की शक्तियों को कम करना, सभी शक्तियों को एक व्यक्ति में केंद्रीकृत करने की बजाय, ध्यान रखना, सम्राट की शक्तियों को कम करना एक तो ये चीज़ होगी, और सभी शक्तियों को एक व्यक्ति में केंद्रीकृत करने की बजाय विभिन्न संस्थाओं, यानी कि विधायिका, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पे पता है ये क्या चीज़ है? ये मोंटेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण जो नियम है ना, वो लागू हो गया, उसी को आगे बढ़ाया गया। शक्ति पृथक्करण का जो नियम था ना, जो कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में बताया गया था कि शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होकर अलग अलग सत्ता में अलग अलग विभाजित हो जानी चाहिए। तो न्यायपालिका में विभिन्न प्रकार से विभाजित व हस्तांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तब देखिए, इसमें 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या था कि अब आप देखिए, सबसे पहले आप इसको इस संवैधानिक मैप को देखिए कि किस प्रकार ये चीज़ हुई। तो सबसे पहले आप देखिए, ये विधायिका है। क्या ये विधायिका? विधायक यानी कि व्यवस्था पिका, व्यवस्था पिका कहते हैं इसको। और ये क्या थी? ये तृतीय स्टेट के लोग थे। ये तृतीय स्टेट के लोग थे। नेशनल असेंबली में कितने सदस्य थे? 745। कितने सदस्य थे? 745। और ये वो जो थे वो निर्वाचक सदस्य थे, 50,000 पुरुष, है ना, जो कि निर्वाचक थे, चुने गए थे। और अब ये लोग इनको वोट देते, ये सक्रिय नागरिक थे। ये सक्रिय नागरिक जो थे वो ही वोट दे सकते थे, जिन्हें क्या था? मताधिकार प्राप्त था, जो कि 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। ये क्या करते थे कि इनको वोट देने का अधिकार क्यों था? क्योंकि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुष ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था। 25 वर्ष के जो लोग थे, जो कि 3 दिन की मजदूरी, 3 दिन की
मजदूरी के बराबर क्या देते थे? ये टैक्स देते थे। 3 दिन की मजदूरी के बराबर ये टैक्स देते थे। और ये 25 वर्ष की उम्र जिसने पार 25 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र वाले लोग ही, सिर्फ पुरुष ही ये वोट देने के अधिकारी थे। ये सक्रिय नागरिक, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। ठीक है ना। और ये थे निष्क्रिय। अब निष्क्रिय जो जस्ट इसका उल्टा था, 25 वर्ष की उम्र के तो थे, लेकिन जिसमें बच्चे और महिलाओं को तो बिल्कुल वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये 25 वर्ष से कम भी थे और कुछ पुरुष भी थे। लेकिन क्या था कि ये 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने वाले भी ये नहीं थे, इसलिए ये निष्क्रिय थे और ये थे सक्रिय। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये नेशनल असेंबली का जो नियंत्रण था वो सम्राट में था, और एक नियंत्रण था इनके मंत्री के रूप में, ये जो सम्राट के मंत्री थे। और ये क्या था? कार्यपालिका थी। ये क्या थी? कार्यपालिका। और ये थी न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र थी। न्यायपालिका क्या थी? स्वतंत्र थी। अब ये इधर भी वोट सक्रिय नागरिक देते थे और न्याय जिसको भी ये सक्रिय नागरिक वोट देते थे, और ये इस प्रकार से निष्क्रिय थे। तो इस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक राज्यतंत्र बन गया था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है, समझना है, और इसको पूरे जो इतना भी जो पढ़ा है वो कॉपी में उतारना है। आपको डेट लगानी है, पेज नंबर लिखना है, और चैप्टर नंबर और डेट वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से करनी। व्यवस्थित चीज़ें होगी ना तो पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, वापस समझ में भी आएगा। वीडियो को बार बार सुनना है। जो प्रश्न प्रस्तुत हो उस वक्त आपको उन प्रश्नों के उत्तर वीडियो को सुन करके अच्छी तरह से देने हैं। थैंक यू।